नमस्कार मित्रों, आप सबका आज की कैबिनेट ब्रीफिंग में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज केंद्रीय कैबिनेट और सीसीए की बैठक हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में आप सबको जानकारी देने के लिए माननीय रेलवे, सूचना एवं प्रसारण तथा माइटी के कैबिनेट मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी उपस्थित हैं। माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत सर। माननीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी का भी हार्दिक स्वागत है। ब्रीफिंग के बाद कैबिनेट के निर्णयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आदरणीय मंत्री जी देंगे। अब माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप मीडिया को संबोधित करें। साथियों नमस्कार। कई दिनों बाद में फिर से दिन वाली प्रक्रिया चालू हो गई है। कैबिनेट के जब पार्लियामेंट सेशन चलता था तब एक शाम वाला सिस्टम था, वापस अब रेगुलर दिन में 3 बजे वाला एक प्रोसेस चालू हुआ। और बहुत धन्यवाद, आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए। और प्रेजेंटेशन वाले फॉर्मेट को आपने कई लोगों ने फीडबैक दिया था कि बहुत पसंद आया है और समझने में सुविधा रहती है, तो इस फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे आपसे। ठीक है ना? ये चालू करते हैं। आज आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने बड़े फैसले लेने का और हिस्टोरिक थर्ड टर्म में जो कई बड़े फैसले लिए हैं, एक छोटी सी समरी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की अगर देखें कि लास्ट 3 महीने के अंदर अंदर कई बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे एयरपोर्ट्स, ऑफशोर विंड एनर्जी, ग्रीनफील्ड पोर्ट वदावन में, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट्स के और दूसरे प्रोजेक्ट्स, टोटल करीब करीब 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए गए। इसी कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो रोजगार को और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर उनका मेजर इम्पैक्ट होता है। आप इंफ्रा में भी अगर देखें अब तक के जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ये आपके साथ शेयर करेंगे स्लाइड, जिससे कि आप डेटा को यूज़ कर सकें। आज बहुत बड़ा मेजर एक फैसला लिया गया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। आप सब जानते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि भारत की पूरी फ्यूचर डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। जो मेजर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के बड़े रूट्स हैं, आप जो ये देख रहे हैं लाइंस, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो समय समय पे अप्रूव किए हैं। उनमें अब इंडिविजुअल नोड्स, मतलब कॉरिडोर अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए ये कॉरिडोर अगर हम लेते हैं मुंबई से बेंगलुरु वाला कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पे अलग अलग नोड्स डेवलप हो रहे हैं। वैसे लेते हैं, मान लो लुधियाना से लेके कोलकाता, अमृतसर से लेके कोलकाता वाला कॉरिडोर, इस कॉरिडोर पे अलग अलग नोड्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे अगर हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेते हैं, उसके ऊपर अलग अलग नए नोड्स। तो कॉरिडोर और नोड्स, राइट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज बहुत बड़े फैसले हुए हैं। 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज, 12 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज ऑन दी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये 12 नए इंडस्ट्रियल एरियाज कंबाइंड, इनमें इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से आएगा 28,602 करोड़ का, 28,602 करोड़ का। और वंस दीज कॉरिडोर्स एंड नोड्स आर डेवलप्ड, उसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है 1.5 लाख करोड़, 1,52,757 करोड़। और करीब करीब 10 लाख एम्प्लॉयमेंट का इसमें पोटेंशियल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये। इन प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे डिटेलिंग आपके सामने रखी, मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का आपके सामने एक एक करके रखूंगा। एक तरीके से आप देखें तो देयर इज अ ग्रैंड नेकलेस अराउंड द एंटायर कंट्री। देश के नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंटर, हर हिस्से को कवर करते हुए ये प्रोजेक्ट्स हैं। और इसमें प्रोजेक्ट्स को
डिज़ाइन करने के टाइम में, सेलेक्ट करने के टाइम में इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पे ट्रंक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे फ्रेट कॉरिडोर है, जैसे एक्सप्रेसवेज है, इनके दोनों तरफ का जो एरिया है इनको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स डेवलप करने का प्रोजेक्ट है। आपको बताया जैसा करीब 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स और 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इससे क्रिएट होगा। और अब तक के जो शुरुआती दौर में जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उसमें जो भी लर्निंग्स आई, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, वो सारा एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट्स में लगाया गया है। बहुत फोकस होगा प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट्स पे, प्लग एंड प्ले एंड वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट्स पे। अगर हम देखें, आज दुनिया में सब जगह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भारत में शिफ्ट हो रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब भारत में शिफ्ट हो रही है। एंड दीज कॉरिडोर्स एंड दीज प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एरिया प्रोजेक्ट्स, दे विल एक्सेलरेट दैट शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे प्लग एंड प्ले, रेडी टू स्टार्ट, वॉक टू वर्क, एब्सोल्युटली अच्छे नए प्रिंसिपल्स, मिनिमाइज्ड क्लियरेंसेस, लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी डन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड, मल्टीमोडल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें गैस, वाटर, पावर, टेलीकॉम सब चीज़ प्रोवाइड होगी और बहुत इकोलॉजिकल इम्पैक्ट मिनिमम हो, इस तरह से इनको डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ अ वेरी नाइस विजन जिसमें देश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये सारे के सारे फीचर्स हैं, प्लग एंड प्ले, पोर्टेबल एंड रिसाइकल्ड वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है विशेषकर छोटे इंडस्ट्रियल प्लांट्स के कंपनीज के लिए, मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, वॉक टू वर्क, गैस पाइपलाइंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, लैंड मैनेजमेंट के प्रॉपर डिजिटल फॉर्म्स, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए डिस्काउंट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान में रख के इनको बनाया गया है। पहला खुरपिया उत्तराखंड, ये 1000 एकड़ में बन रहा है, 1265 करोड़ रुपए की इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी और करीब 6180 करोड़ का इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट आएगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 75,000 का है। फोकस ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन सेक्टर्स पे इसका रहेगा। सारे डिटेल्स हैं इसमें और ये सारी स्लाइड्स आपके साथ शेयर भी करेंगे जिससे कि आप डेटा का प्रॉपर्ली भी उपयोग कर सके। सेकंड है राजपुरा पटियाला पंजाब में, इसमें भी करीब 1099 एकड़ यानी 1100 एकड़ के आसपास टोटली डेवलपमेंट होगा इसमें और 1367 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। टोटल 7500 का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल और 64,000 इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, फूड्स एंड बेवरेजेस, फैब्रिकेटेड मेटल, फार्मास्यूटिकल्स और मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे इस प्रोजेक्ट में फोकस रहेगा। और इसका ये बेसिकली जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जो कि कंप्लीट हो चुका है, अब इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर एस्टैब्लिश्ड है ये। आगरा, उत्तर प्रदेश, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सिटी, बट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंसर्न्स वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुड नॉट हैपन, इसीलिए इसमें फोकस करके टोटली न्यू कॉन्सेप्ट हैज बीन क्रिएटेड जहाँ पे क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, वो इसमें ध्यान रखा गया है। इसमें करीब करीब 70,000 एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट होगा, 70,000 रोजगार के नए अवसर इस प्रोजेक्ट से उपलब्ध होंगे। इसमें फोकस कन्वेंशनल भी रखेंगे और न्यू जनरेशन के इंडस्ट्रीज पे भी फोकस रहेगा। थर्ड है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, ये भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। इसमें करीब 17,000 एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल रहेगा और 352 एकर्स में ये डेवलप हो रहा है प्रोजेक्ट। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फूड प्रोसेसिंग, बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग, लेदर आर्टिकल्स और कई तरह की और कन्वेंशनल और मॉडर्न इंडस्ट्रीज को फोकस में रखेंगे। इसके बाद में गया, बिहार, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 1670 एकड़
और इसमें 16,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा 1,09,000 का, 1,10,000 9,000 के आसपास का टोटल एम्प्लॉयमेंट इससे क्रिएट होगा। और इसमें कई तरह के सेक्टर्स में काम होगा, एग्रो, फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग मटेरियल्स, लेदर आर्टिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडलूम, इंजीनियरिंग। और उस एरिया में इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन का बहुत स्कोप है, क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब काफ़ी होते हैं उस तरफ। मेडिकल इक्विपमेंट, फर्नीचर, आप में से कई लोग उस एरिया से आते होंगे पक्का, हाथ कर बधाई हो। दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया महाराष्ट्र में, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, 6,000 एकर्स का, 6,000 एकर्स का। इसमें 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा और डेवलप करने के लिए 5,469 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 1,14,000 का इसमें एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, बड़ा प्रोजेक्ट है बहुत। इसमें भी इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, काफ़ी चीज़ें होगी। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर आप देखें इसमें सबसे बड़ी बात ये रहेगी, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें फोकस रहेगा। तो एक्सपोर्ट पे बहुत फोकस रहेगा। इसमें रोड, रेल और एयरपोर्ट और पोर्ट, चारों के चारों मोड्स की कनेक्टिविटी एक साथ इस प्रोजेक्ट में है। बड़ा प्रोजेक्ट है और अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। 1,14,000 के आसपास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। यह है जोधपुर पाली मारवाड़। ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है, 1,578 एकर्स का, 7,500 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है और 40,000 एम्प्लॉयमेंट का इसमें। और इस एरिया में हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी मात्रा में बनते हैं और एक्सपोर्ट भी होते हैं और बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं। आप लोग भी जब खरीदना चाहें ज़रूर खरीदिएगा। एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे, जो फ्रेट कॉरिडोर की दो आर्म्स हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर, ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे स्थित है। ये है कोपरथी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, ये कुरनूल के पास में है और बहुत ही अच्छा इसका पोटेंशियल है। 2,596 एकर्स पे बनेगा और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल अबाउट 8,860 करोड़ का इसका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल 54,500। इधर काफ़ी मिनरल एक्टिविटीज़ भी है, माइनिंग एक्टिविटीज़ भी हैं। तो मेटेलिक मिनरल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, रिन्यूएबल्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए और पूरे रायलसीमा एरिया में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ओरवकल, आंध्र प्रदेश, ये भी कुरनूल के पास में है। 2,621 एकर्स, अगेन इट्स अ लार्ज प्रोजेक्ट। यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज ह्यूज। 45,000 एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और यहाँ पे न्यू इकोनॉमी की एरोस्पेस, डिफेंस, इनको भी इसमें लिया जाएगा इस वाले प्रोजेक्ट में। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इन सब का भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। जहीराबाद, तेलंगाना, ये भी बड़ा प्रोजेक्ट है, 3,245 एकर्स का और इसमें इलेक्ट्रिकल, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, शायद उसमें विल चेक द नंबर्स अप देयर, विल चेक इट। नेक्स्ट इज पलक्काड, नहीं, numbers are right. Sorry. Zahirabad, numbers are right. 10,000 crore is the potential investment and 1,74,000 is the employment potential. Next is Palakkad, Kerala. ये 1,710 एकर्स का है। इसमें भी 51,000 एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है और यहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है, रबर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनेंगे, मशीनरी, इक्विपमेंट, फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ हाईटेक इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप होने का पूरा स्कोप है। और जैसा आपने देखा इन सब प्रोजेक्ट्स में, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट इसमें देखो, सभी में कनेक्टिविटी पे बहुत फोकस दिया हुआ है। सब जगह आप देखोगे
रेल, रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये जो कनेक्टिविटी वाला बॉक्स अगर आप देखोगे हर एक प्रोजेक्ट का, हर प्रोजेक्ट में कनेक्टिविटी पे बहुत फोकस दिया गया है। मैंने आपके सामने रखे 11 प्रोजेक्ट्स, टोटल 12 सैंक्शन हुए, अप्रूव हुए, एक बिकॉज ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ये जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हुआ है, उस सब के कुछ पिक्चर्स, कुछ डेटा आपके पास है। और जैसे एक अगर सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल लें, और एक ये वाला आप सेकंड ये वाला कॉलम देखिए, जिसमें केवल अब तक 2313 एकर्स लैंड अलॉट हुई है, लेकिन ऑलरेडी 42,000 एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट हो चुका है। सो कहने का मतलब दिस इज अ सक्सेसफुल वे ऑफ डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा 10 वर्षों में एक फ्यूचर के लिए बेस बनाने का विजन रखा है कि विकसित भारत बनाने के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी, और आज 2 गुना 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा लाल किले से कहा था प्रधानमंत्री जी ने, थर्ड टर्म में 3 गुना मेहनत करेंगे। तो ये सब उसी फाउंडेशन, उसी थॉट प्रोसेस, उसी वे ऑफ थिंकिंग के रिजल्ट्स हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का प्रोजेक्ट था। नाउ आई विल कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द कैबिनेट अप्रूवल्स। आज रेलवे के 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें पहला प्रोजेक्ट है जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल। आप देखते हैं जमशेदपुर और आसनसोल गोइंग वाया पुरुलिया, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है। किस तरह से कि हावड़ा मुंबई और हावड़ा दिल्ली, दिल्ली हावड़ा और मुंबई हावड़ा, ये दोनों कॉरिडोर्स को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर है बीच में। ये हाईली इम्पॉर्टेंट और मतलब कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट और ये जो अपना इधर झारखंड और उसके नीचे उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इनको कनेक्ट करने वाला पूरा का पूरा ये कॉरिडोर है। तो यहाँ के लिए थर्ड लाइन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन फुली यूटिलाइज्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ के लिए थर्ड लाइन प्रोजेक्ट आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। और अगर स्केच फॉर्म में देखें तो ये ऐसा है, 121 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है ये, और 2170 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि पूर्वोदय से देश का उदय होगा, ये उस विजन के अनुरूप है। और कंप्लीट दुर्गापुर, बर्नपुर, आसनसोल, इसमें जो स्टील इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, और जमशेदपुर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, इन दोनों को कनेक्ट करने से लोगों का मूवमेंट भी, पैसेंजर मूवमेंट भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, मशीन है, उसका मूवमेंट भी स्मूथ होगा। इस प्रोजेक्ट की एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखनी चाहिए, इस प्रोजेक्ट से जो एडिशनल कार्गो रोड के बजाय रेल पे शिफ्ट होएगा, अगर उससे कार्बन डाइऑक्साइड सेविंग अगर हम देखें तो CO2 एमिशन सेव्ड इज 74 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और उसको अगर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ट्रीज में अगर हम माने, दैट मीन्स दैट इज लाइक प्लांटिंग 3 करोड़ ट्रीज। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने रखता हूं, बिकॉज रेलवे इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेकेंड प्रोजेक्ट है सरडेगा, जो कि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये उड़ीसा का मैप, पास में छत्तीसगढ़। सरडेगा आप देख रहे हैं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो कनेक्ट होता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट भालूमुड़ा। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम देखें हावड़ा मुंबई का कॉरिडोर अगर हम देखते हैं तो झारसुगुड़ा से बिलासपुर, ये आप देखेंगे झारसुगुड़ा यहाँ पे, आगे इधर बिलासपुर, झारसुगुड़ा से बिलासपुर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इस सेक्शन के पैरेलल
एक नया सेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि मूवमेंट कभी भी ट्रांसपोर्टेशन को स्मूथली देखा जा सके, आगे कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलता रहे। दूसरा जो सरडेगा सुंदरगढ़ का एरिया है, रायगढ़ और रायगढ़ जो एरिया है छत्तीसगढ़ का और उड़ीसा के, ये दोनों के दोनों कल्चरली बहुत सिमिलर है, दोनों के दोनों बहुत कल्चरली सिमिलर है और आना जाना इन दोनों के आपस में रहता। तो ये एक पैरेलल बनेगा टू झारसुगुड़ा बिलासपुर सेक्शन के पैरेलल एक नया कॉरिडोर क्रिएट होगा। 1360 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और 25 लाख मैन डेज इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। थर्ड प्रोजेक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये है बरगढ़ से नुआपड़ा। ये उड़ीसा में है, बरगढ़ से नुआपड़ा। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज राइस बोल ऑफ उड़ीसा। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट राइस बोल ऑफ उड़ीसा और बहुत हैवी प्रोक्योरमेंट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का भी यहाँ से होता है। कई मायनों में जैसे पंजाब हरियाणा में फूड प्रोडक्शन होता है, उसी लेवल का यहाँ पे बरगढ़ में इन सब एरियाज में होता है। तो बरगढ़ से नुआपड़ा को कनेक्टिविटी, वंस अगेन इफ यू लुक एट दिस मैप, अगर आप देखोगे इस मैप को तो इस मैप में आप देखोगे कि किस तरह से एक नया कॉर्ड बना है जिससे कि ईस्ट से कंप्लीट वेस्ट और साउथ की तरफ मूवमेंट स्मूथ हो सके। और ये सब प्रोजेक्ट्स गतिशक्ति पोर्टल को उससे प्लानिंग करके लिए गए कि कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर नई कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, कहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ, गुड्स का मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट, इन सब को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन हो रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड फेमस नृसिंहनाथ मंदिर। ये आपको भी मैं इनवाइट करूँगा, ज़रूर दर्शन करने आए। और बहुत ही फेमस है संबलपुरी साड़ी। संबलपुरी डिज़ाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैंडलूम डिज़ाइन है। ये दोनों भी इस एरिया से, ये दोनों भी कनेक्ट होते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट है 2926 करोड़ का और 47 लाख मैंडेज इससे जनरेट होंगे। मैं तीसरे विषय पे आता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा किसानों के लिए नए नए तरीके से कैसे इनकम में इम्प्रूवमेंट हो, कैसे रिस्क रिड्यूस हो, कैसे इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिले, वो सब ध्यान में रखा है। इसी कड़ी में आज एग्री इंफ्रा फंड में मेजर आज फैसले लिए गए। आप सब जानते हैं कि एग्री इंफ्रा फंड डेवलप किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था 2020 में। इसका 1 लाख करोड़ रुपीस का कॉर्पस फंड है, 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड है। इसमें जो पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, हार्वेस्ट के बाद में क्लीनिंग, पैकिंग, उसका स्टोरेज, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स, पैक हाउसेज, इन सब चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण बहुत सारा फूड ग्रेन वेस्ट होता था। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये अपना बहुत क्लियर एक विजन रखा कि किसानों की इनकम में इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। तो इसी अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे एग्री इंफ्रा फंड में 3 बड़े एक्सपेंशन किए गए आज। पहला एक्सपेंशन किया है कि इंटीग्रेटेड सेकेंडरी एक्टिविटी, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई किसान फ्रूट्स ग्रो कर रहा है, तो फ्रूट्स ग्रो करने के बाद में फ्रूट्स को जब हार्वेस्ट किया, मान लो ऑरेंज है, ऑरेंज को हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद में स्टोरेज के लिए एग्री इन्वेस्टमेंट फंड में ऑलरेडी प्रोविजन था। अब स्टोरेज के बाद में उसकी प्रोसेसिंग करके मान लो जूस बनाना उसे, राइट, ऑरेंज का, तो ऑरेंज के जूस का प्लांट अगर लगाना हो किसान को, तो वो भी अब इस प्रोजेक्ट में लगाया जा सकेगा। मान लो टमाटो है, तो टमाटो के प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के बाद में उसे प्रोसेस करके नेक्स्ट उसका प्रोडक्ट अगर बनाना है तो वो इसमें एक्सपेंशन इसमें अलाउड हो जाता है। ये ध्यान में रख के इंटीग्रेटेड सेकेंडरी प्रोसेसिंग, ये जो वर्ड है सेकेंडरी प्रोसेसिंग, इसका मीनिंग है प्राइमरी प्रोसेसिंग तो पैकेजिंग, स्टोरेज उससे रिलेटेड हुई, और सेकेंडरी प्रोसेसिंग यानी उसका फूड का नेक्स्ट लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन इसमें होता है। सेकेंड हुआ कि जो पीएम
पीएम कुसुम है कि किसान अपने खेत पे सोलर प्लांट लगा के उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में बेच सकते हैं। उसका एक कंपोनेंट था जिसमें किसानों को दिक्कत आ रही थी, वो आज इससे रिजॉल्व किया गया इस डिसीजन से, और उसका कंपोनेंट ए ऑफ द पीएम कुसुम योजना वो इंट्रोड्यूस किया गया एग्री इंफ्रा फंड में। मोटे मोटे इससे क्या होगा कि बेसिकली किसानों को जो इन्वेस्टमेंट लगता है सोलर प्लांट लगाने में, वो अब एग्री इंफ्रा फंड के थ्रू फंडिंग उसकी पॉसिबल होगी। थर्ड बड़ा लिया गया है कि जो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए क्रेडिट गारंटी फंड इसमें क्रिएट किया गया नाबार्ड के अंदर। ये सारे एक्शंस, सारे डिसीजन से किसानों को अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करने का बेनिफिट मिलेगा और उनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट बड़ा डिसीजन आज लिया गया है नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक्ट ईस्ट में विश्वास करते हैं। किसी जमाने में केवल लुक ईस्ट होता था, मोदी जी एक्ट ईस्ट में विश्वास करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे कनेक्टिविटी, बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग भी बहुत बड़ी। फॉर एग्जांपल रेलवे में 10,000 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग कई वर्षों से नॉर्थ ईस्ट के लिए हो रही है। तो आज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए नॉर्थ ईस्ट में करीब करीब 62,000 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है और देश का टारगेट है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2030। उसके लिए नॉर्थ ईस्ट के हाइड्रो का पूरा पोटेंशियल यूज करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जो इक्विटी के लिए सपोर्ट चाहिए था, वो सपोर्ट इस प्रोजेक्ट से, इस फैसले से मिलेगा। इससे 4,136 करोड़ का ये टोटल सपोर्ट रहेगा। 4,136 करोड़ का टोटल सपोर्ट इस प्रोजेक्ट में इक्विटी सपोर्ट रहेगा। और जैसे स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत स्कोप है, लेकिन उनके पास इक्विटी नहीं होती थी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस तरह के इस फैसले से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इक्विटी इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा स्कोप बनेगा। नेक्स्ट फिफ्थ बड़ा फैसला लिया गया है एफएम रेडियो के एक्सपेंशन के लिए। करीब 234 सिटीज है, 234 सिटीज है जहां पे अभी भी प्राइवेट एफएम रेडियो नहीं है। कई जगह आकाशवाणी का, प्रसार भारती का एफएम रेडियो है, लेकिन लोगों को चॉइस मिले और एंटरटेनमेंट में ये जो फ्री एंटरटेनमेंट है, फ्री टू एयर एंटरटेनमेंट, उसका बहुत बड़ा माध्यम। और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। लोकल डायलेक्ट, लोकल टूरिज्म, लोकल वेदर फोरकास्टिंग और एक बहुत सारा लोकल टैलेंट जो होता है, उसको रेडियो के माध्यम से, विशेषकर एफएम रेडियो के माध्यम से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसीलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 234 सिटीज जिनमें 730 चैनल्स को एक्सपैंड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसमें रेडियो इंडस्ट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनको भी सॉल्व किया गया है, उनके फाइनेंशियल हेल्थ को सुधारने के हिसाब से, और लोकल टैलेंट पे फोकस करते हुए प्रोजेक्ट है। देश के सारे राज्यों में करीब करीब है, इसमें कवर्ड है, और कुछ बॉर्डर एरियाज भी कवर्ड है। ये लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे, किन किन सिटीज़ में, सिटीज़ की लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे कि आप इसका उपयोग कर सकें। ये सारे बड़े फैसले आज लिए गए। तो साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे प्रॉमिस किया था कि हिस्टोरिक थर्ड टर्म में बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो आपके सामने बहुत बड़े बड़े फैसले पिछले कुछ कैबिनेट मीटिंग्स के बाद में रखे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, नाउ फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। 275 प्लीज।
Good afternoon, sir. Please introduce yourself Yeah. first. Good afternoon, sir. Shishir here from Hindu Business Line. Sir, my question is, since you are also an INB minister, there has been long pending demand of allowing news on private FM channels. So what is progress on that? I mean, since more and more private channels are coming, sir. इस वाले कैबिनेट डिसीजन में एक मेजर सिंप्लीफिकेशन किया गया है कि जो वन टाइम एंट्री फी होती थी नॉन रिफंडेबल, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था रेडियो इंडस्ट्री का। रेडियो इंडस्ट्री के सभी लोग मिले थे आके और उन्होंने कई मुद्दे रखे थे। उसमें एक ये विषय था, एक था उनमें से कुछ विषयों को आज के इस फैसले में ऑलरेडी कवर किया गया है और इसके साथ ही साथ रेडियो इंडस्ट्री के साथ मिलके कैसे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ सुधरे, इन सब का ध्यान रखेंगे। उसमें ये वाला विषय भी है, तो वो रिफॉर्म जब होगा तब आपके सामने रखेंगे। 4 नंबर। Sir, I am Deepak from Times of India, sir. Congratulations to you also for approval for Pali industrial area. Second point, sir. This we have seen how DMIDC did not do that well. It took very long time, almost like 16 years have passed till not enough has been done. So for these new policies that projects that you approved today, what is the timeline? Because a lot of things will depend on the states. Number one. Number two, if I remember correctly, these were actually initiated by DPIT long back in almost like 2019-20 when Guru Prasad Mahapatra was secretary. Why did it take so long time to come out with the final proposals? देखो, बहुत सारी एक्टिविटी चालू हुई 2016 से। 2016 के बाद में, एज यू वुड रिकॉल, 2016 के बाद में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर नोड्स का डेवलपमेंट वो एक फोकस्ड वे में चालू हुआ और इसीलिए ये प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस अगर हम देखें, आपके सामने एक स्लाइड रखी गई थी जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में प्रोग्रेस हुई है। तो ये सारी प्रोग्रेस अभी रिसेंट कुछ 7-8 साल में अच्छी प्रोग्रेस पिकअप हुई है। उससे पहले के पीरियड में क्यों डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो मुझको पूछने के बजाय किसी और को पूछे तो अच्छा है। कंटिन्यूसली चलता रहेगा, नए नोड्स भी आएंगे इसमें और ये प्रोजेक्ट्स तो इसके तो काफ़ी तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके अलावा नए नोड्स भी इसमें और ऐड होते जाएंगे। 68। सर, मैं अमित हूँ, टाइम्स ऑफ नवभारत से। 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आपने ऐलान किया जिसकी को मंजूरी मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो सैबोटेज की खबरें आ रही है, कहीं ट्रैक पे बोल्डर्स हो रहे हैं, कभी जिस तरह से चीज़ें आ रही, क्या उस पर भी कुछ बात हुई है? उसको लेकर रेलवे क्या सोच रहा है कि इसको कैसे रोका जाए और इसको किस तरह सोच रहा है कि जानबूझ के हो रही है? क्योंकि बोल्डर्स मिलना और कई तरह के चीज़ें मिलना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ। उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। देखो, ईच एंड एवरी इंसिडेंट हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी कर रहे हैं और कई इंसिडेंट्स में बहुत ही एक वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड सा दिख रहा है जिसको सीरियसली लेना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि रेलवे कोई पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप का विषय है। रेलवे एक ऐसी संस्था है, रेलवे और डिफेंस 2 ऐसी संस्थाएं हैं देश में जो कि दे शुड बी अबव पॉलिटिक्स, जिसमें हमें कहीं पर भी देश के लिए जो ज़रूरत है, देश की लाइफलाइन है, इसके कहीं पर भी कोई भी अगर नेगेटिव इसमें होता है तो उसके ऊपर हम सबको मिलके, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इंडस्ट्री हो, हर किसी को मिलके वी शुड ट्राई एंड मेक श्योर दैट रेलवे रन्स इन अ वेरी एफिशिएंट मोड। सारा फोकस उस पे है और इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ज़रूर इस तरह की एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड दिखाई दे रही है और कुछ आज न्यूज़पेपर्स में भी मैंने सुबह पढ़ा था, कुछ ऐसी खबरें भी आई हैं जो और भी डिस्टर्बिंग है। 107। Sir, Divya from Indian Express. In the 12 industrial smart cities, you've mentioned the employment potential of 9.3 lakh jobs. So, how has that figure been arrived at or tabulated? देखो,
if you would look at the one of the slides that I shared, that is Auric in Maharashtra. That project, about 2,313 acres of land has been allocated, and already 42,000 jobs have been created. Similarly, project in Madhya Pradesh, Vikram Udyogpuri near Ujjain, between Ujjain and Indore, 406 acres of land has been allocated, and already 13,154 employment has been created by that. So in the manufacturing sector, which is one of the most employment intensive sectors, there is a rule of thumb and there is a empirical formula by which if the investment is this much, so many number of jobs will be created. So based on that, this estimate has been done. 17. Sir, Prakash Pradashu from ET Now. On this 12 industrial corridors, can you give us some details about any sort of incentives you are providing to the companies who will be setting up their projects out there, if any? We had shared one slide in front of you where there are so many things, for example, simplified approvals, for example, common treatment plants, ETP, STP, these are common facilities. Then the basic infrastructure is already available, water connectivity, water connection, gas connection, electricity connections. All those things are creating an ecosystem which itself is an incentive. I wouldn't be able to comment on the financial incentives because that depends a lot upon what state governments would like to offer, and this is in a sense a very good example of cooperative federalism, because states will be putting in their part of the work and the center will be putting in center's part of the work. Both will be investing in the infra, and also various arms of the central government, they will also invest in the infrastructure. For example, railway connectivity. So railway investment will be part of the railway ministry, highway investment will be part of the highway ministry. In a sense, what we are trying to create is a framework in which everything that is needed for setting up the manufacturing unit is made available so that people can come, plug and play, walk to work, immediately they can set up the plant and they can start the employment process and production process. 129. So, अभी आपको लेंगे आवाज नहीं. Has the land acquisition been completed in Kerala? Because land acquisition is the biggest problem in Kerala. The second thing is what are the support and cooperation needed from the state government? Is it going well? The state government is responsible for land acquisition, and lot of activities are in the scope of the state government. For example, providing the law and order support, for example, providing the water connection, for example, providing the basic internal road connections, providing land approvals, that means the master plan approvals. In this case, the land acquisition in case of Palakkad, I'll be able to get back to you with details, but the land that will be used for this project will be 1,710 acres. Next. 129. $176. हेलो सर, प्रशांत हूँ मैं, न्यूज़ 24 से। आपने 12 औद्योगिक शहरों, नए शहर बनाने की बात कही है, उसमें प्रयागराज का भी नाम है। प्रयागराज में ऑलरेडी नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो बंद होने के कगार पे हैं। क्या उनको रिवाइव करने की भी कोई योजना है?
या उससे जुड़ा हुआ है ये औद्योगिक शहर जो बनेगा? नैनी में अभी रिसेंटली मुझे जानकारी में है कि कई जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं, उनकी रिवाइवल के लिए कई अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर का प्लांट था, उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाके वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाया गया है और एक नई टेक्नोलॉजी भी लाई गई है। इस तरह के और भी कई उदाहरण हैं। 125. Sir, what was the process for selection of these 12 industrial parks? वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर नोड्स, इसका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया गया है। आपने पीएम गति शक्ति पोर्टल की कई बातें ध्यान में आपके होगी ऑलरेडी। पीएम गति शक्ति पोर्टल एक ज्योग्राफिकल डिसीजन मेकिंग का टूल है। इसमें हर तरह की जो किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, फॉर एग्जांपल कहाँ पे रेलवे लाइन है, कहाँ पे हाईवे है, कहाँ पे वाटर कनेक्शन है, कहाँ पर कोई पॉन्ड बना हुआ है, कहाँ पर हॉस्पिटल है, ये हर चीज़ का उस एक पोर्टल में सारी फैसिलिटीज़ रखी हुई है। अब उसको आप जिस भी तरीके से एनालिसिस करना हो तो डिफरेंट लेयर्स का आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये क्वेश्चन आए, मान लो कि मुझे रेलवे लाइन के पास में एक कार्गो टर्मिनल या इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना है, तो रेलवे लाइन के पास में कहाँ कहाँ पर लैंड अवेलेबल है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर पीएम गति शक्ति पोर्टल से इजीली निकल आता है। तो इसको यूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट, कहाँ पर आपको प्रॉपर्ली सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उस साइंटिफिक प्रोसेस से किया और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को हर जगह इसमें इन्वॉल्व करके किया गया। 273. सर, मेरा नाम सचिन बुधोलिया है, मैं यूएनआई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि एफएम चैनल के बारे में अभी आपने जो अनाउंसमेंट किया है, एक पुरानी मांग है एफएम चैनलों की न्यूज़ की प्रसारण को लेकर के, और वो बहुत दिनों से एक विवाद कर रहा है। तो उस पर क्या सरकार प्राइवेट एफएम चैनल पर न्यूज़ प्रसारण को भी उस पर विचार कर रही है क्या? ये विषय एफएम रेडियो एसोसिएशन की तरफ से हमारे सामने आया है और जब भी इस पे फैसला होगा आपके सामने रखें। 63. सर नमस्ते, मेरा नाम सुजीत ठाकुर है, दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल ये है कि ये जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं ने जो बनाने अभी आपने बताया, ये क्या गुड्स सेंट्रिक हैं या इसमें पैसेंजर एमिनिटीज़ भी हैं? और दूसरा सर, उसमें एक और मेरा सवाल था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ा साइंटिफिकली आपने बताया कि कितने पेड़ बचेंगे और क्या होगा, लेकिन क्या इसका डेडलाइन मिस करने पे जो कॉस्ट बढ़ता है प्रोजेक्ट का, वो भी कोई कैलकुलेशन है, और है तो क्या है? ये तीनों की तीनों प्रोजेक्ट्स गुड्स एंड पैसेंजर दोनों के लिए। पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे में जो कंस्ट्रक्शन की पेस पिछले 10 वर्षों में बढ़ी है। 10 साल पहले ऑन एन एवरेज पर डे केवल 4 किलोमीटर पर डे का रेलवे का कंस्ट्रक्शन होता था। अब वो 14.5 किलोमीटर है। 14.5 किलोमीटर पर डे रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पेस बढ़ने के कारण रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है पिछले वर्ष 5,300 किलोमीटर का। 5,300 किलोमीटर एक साल में ऐड हुए। 5,300 किलोमीटर का मतलब हुआ कई देश ऐसे हैं जिनका रेलवे नेटवर्क 5,000 किलोमीटर है। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, उतने बड़े देश के पूरे रेलवे नेटवर्क को एक साल में ऐड किया है। और करीब करीब अभी जितने टोटल सैंक्शन्ड रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं वो अगले 4.5 साल 5 साल में समझो, करीब 5 साल में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उस पेस पे काम चल रहा है। 244. Sir, I'm Parikshit from CNBC. While making the announcement on the FM radio channels, you spoke about what was also written in the presentation was that 730 FM channels radio channels will be auctioned. So what is the process going to be for that? When does it begin?
FM radio channels are auctioned in a very transparent manner. There is an ascending e-auction because this is related to the utilization of spectrum. That's why, like telecom, FM radio channels are also offered through an auction process. So the auction process is a very simple process. We are adopting whatever the best practices we have seen in the telecom sector, and using that same process very transparently, these channels will be auctioned. TRAI is the regulator for FM radio also. Like everything in broadcasting, basically the regulator is TRAI. So TRAI has given some suggestions about the entire auction process, so it will be done as per that process. Look right. सर एक दो सवाल है छोटे छोटे। एक, जिस तरह से आज 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा हुई है, इसके पहले आपने को भी याद होगा SEZ की एक कल्पना लेकर आई थी यूपीए सरकार, लगभग इसी तरह का वो उस समय सक्सेस नहीं हुआ। इसी तरह कंसेप्ट कहा जाता है कि वो भी था। इसके पहले भी आपकी सरकार ने और कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की। अब जो 12 हुआ है, आपको लगता है कि SEZ से ज़्यादा इसमें लोग आएंगे या ये ज़्यादा सक्सेसफुल होगा? वो फ्लॉप भले ही हो गया था। अब पिछला जो कॉरिडोर आपने घोषणा की थी उसकी क्या अभी तक है रिपोर्ट? तो 12 ले आए हैं। और दूसरा छोटा सवाल है सर, एक जो अमित ने पूछा कि ये बड़ा सीरियस घटना है पूरे देश के लिए, आप भी बहुत चिंतित हैं कि जिस तरह से रेलवे को कई राज्यों में पलटने की कोशिश की जा रही है, ये क्या आतंकवादी सोच की साजिश है या बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? क्योंकि पैसेंजर की सेफ्टी का सवाल है। पहले प्रश्न में आपने कहा कि इसमें सक्सेस, देखो, एक तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, उन सब प्रोजेक्ट से जो भी अनुभव आया है उस अनुभव को इस स्कीम में, पूरे प्रोजेक्ट में इसका उपयोग किया गया है। जैसे धुलेरा हुआ, औरिक हुआ, विक्रम उद्योगपुरी हुआ, इस तरह से कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बिटकिन हुआ, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन सारे के सारे प्रोजेक्ट से जो लर्निंग्स आई, जो एक्सपीरियंस आया, उन सबको इसमें उन सबको लर्निंग्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है। मैन्युफैक्चरिंग में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज और पोर्ट्स, इन सब में पिछले 10 वर्षों में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो ग्रोथ आई है, दैट इज बिकमिंग अ मेजर कैटलिस्ट फॉर डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसलिए इनके सक्सेसफुल होने का 100% एश्योरेंस है, क्योंकि बहुत सोच समझ के राज्य सरकार के साथ मिल के, इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए। इसीलिए इसका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी ह्यूज है। सेकेंड पॉइंट, जैसा मैंने कहा, इस संवेदनशील विषय पे मैं इतना ही कहूँगा कि हर तरह के प्रयास रेलवे कर रही है, यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल पॉलिटिसाइज न करके इस विषय को देश की ज़रूरत है, देश के राष्ट्र हित के परिप्रेक्ष्य में ही देखें। 104 प्रज्ञा। Sir, this is regarding what is happening in Kerala, because the Bollywood industry is facing so many charges. So is ministry thinking of taking some cognizance of it? आज कैबिनेट की बात करो। 67, 56। सर, 3 नई रेलवे लाइन की आपने आज घोषणा की है, तो ये नई रेलवे लाइन में मैंडेज की बात की जाती है, हम कह सकते हैं कि इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो क्या इससे रेलवे की भर्ती के लिए भी या रेलवे में जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी? दूसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि रेलवे भर्ती कैलेंडर की बात कही गई थी, तो अभी उसका अगला स्टेज क्या है और कब तक जो है अगली भर्ती आएगी? वैसे तो कैबिनेट से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन जन जन से जुड़ा हुआ, इसलिए इस प्रश्न को भी लूँगा मैं।
रेलवे का भर्ती कैलेंडर, ये भी एक ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। कई वर्षों से, कई दशकों से इसकी डिमांड होती थी कि रेलवे का रिक्रूटमेंट एक प्रॉपर कैलेंडर के तहत हो, इसीलिए 4 क्वार्टर्स को स्पेसिफिकली पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ लिंक किया गया। किस तरह से कि जनवरी से मार्च का जो पहला क्वार्टर होता है, पहली तिमाही होती है, उसमें ALP यानी लोको पायलट्स का, दूसरे क्वार्टर में टेक्नीशियंस और जूनियर इंजीनियर्स, तीसरे क्वार्टर में नॉन टेक्निकल कैटेगरीज जो होती हैं उन सब का, और चौथे क्वार्टर में ग्रुप लेवल 1 की जो वैकेंसीज होती हैं वो सब। इन सब को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट एक एम्प्लॉयमेंट का पूरा एनुअल प्लान बनाया गया है, और इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। आज करीब करीब फर्स्ट और सेकंड जो क्वार्टर्स के एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस निकले हैं उसमें क्लोज टू 45,000 वैकेंसीज रेलवे ने एडवर्टाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। और जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ पिछले रिक्रूटमेंट साइकिल में 1,50,000 एक्चुअली 1,54,000 लोगों को रोजगार दिया गया था, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट वे में। कई दिनों तक एग्जाम चला, 300 शहरों में 26 दिन तक, करीब दोनों एग्जाम्स में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, 2 करोड़ से ज़्यादा। एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट वे में एग्ज़ाम हुआ, वैसा ही ये वाले साइकिल में भी होगा, और ये एनुअली हर साल जो रिक्वायरमेंट आएगा उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। Last 2 questions will take 170. Sir, have you taken the possibilities of frequent landslides and earthquakes in Northeast while clearing the hydro projects? Very important point, and it affects everybody, every project. The impact of landslides, the impact of geotechnical movements, the impact of what we call geological disturbances, they have all been considered while designing the projects. इसका विशेष ध्यान रखा गया, and especially in today's world where climate resilient infrastructure will become very important, this is a very important part of the design. 278. विनायक कुमार सर, राष्ट्रीय सागर से। सर, किसानों के जिस तरह से बात हुई, प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं आत्मनिर्भर की। अब किसानी में जो है 50% से ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसे में जो है उनकी छोटी छोटी जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज का, वेयर हाउसेस का, तो ये समस्याएं कैसे ख़त्म होगा? इसीलिए एग्री इंफ्रा फंड बनाया गया था 2020 में, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। अभी तक करीब 24,000 करोड़ रुपीस का इसमें से 25,785 करोड़ रुपीस का डिस्पर्सल ऑलरेडी हो चुका है, जिससे कई सारे कोल्ड स्टोरेजेस, पैक हाउसेस, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स वगैरह उससे डेवलप हुए, और उससे किसान की इनकम में बढ़ोतरी होती है और प्राइस में भी बेटर मिलता है। एग्जीक्यूशन के डिटेल्स आपके सामने आएंगे। All right, friends. Thank you. Thank you very much.